हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी में इंट्रोडक्शन चैप्टर का रिवीजन। पहले हम जीएसटी का बेसिक सिस्टम समझते हैं। देखिए, मैं टैक्स रेट मानकर चल रहा हूं 18% और मेरा फर्स्ट पर्सन है मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करता है, मान लीजिए गुड्स, और उस गुड्स की वैल्यू मतलब सेल प्राइस वो चार्ज करता है 100 रुपीज, और उसके साथ वो जीएसटी ऐड करता है। इसका मतलब वो इनवॉइस बनाता है 118 का, मतलब 18 रुपीज का टैक्स चार्ज करके मैन्युफैक्चरर होलसेलर को इनवॉइस इशू करता है। फिर इन जो होलसेलर है वो रिटेलर को सेल करता है, फर्दर सेल करता है, और होलसेलर ने परचेस किया था 100 में, और इसमें वो 50 रुपीज का अपना मार्जिन और एक्सपेंस के टुवर्ड्स अमाउंट ऐड कर रहा है, मतलब वैल्यू एडिशन कर रहा है 50 रुपीज, और रिटेलर को सेल कर रहा है 150 में। होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है 150 में और 18% टैक्स चार्ज कर रहा है, मतलब 27 रुपीज, और होलसेलर रिटेलर को इनवॉइस इशू कर रहा है 177 पर। फिर ये रिटेलर आगे इस सप्लाई चेन में फर्दर ट्रांजैक्शन करता है और कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर को वो गुड सेल करता है, और वो अपना मार्जिन ऐड करता है 30 रुपीज। उसने परचेस कितने में किया था 150 में, और 180 रुपीज मतलब 30 रुपीज उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। 180 में सेल किया फाइनल कंज्यूमर को, और उससे 18%, 180 का 18% 32.40 उसने टैक्स चार्ज किया, और कस्टमर को फाइनल बिल इशू किया 212.40 का। फाइनल कंज्यूमर को इस तरीके से रिटेलर ने बिल इशू किया। ये हमने गुड्स का ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में हम देखें कि मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। मैन्युफैक्चरर 18 रुपीज उसने होलसेलर से चार्ज किया था, और मैन्युफैक्चरर को आईटीसी 0 अवेलेबल है, और वो गवर्नमेंट को कितना होलसेलर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है 18 रुपीज। ठीक है, और होलसेलर जब रिटेलर को गुड्स बेच रहा है 27, वो आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा है। तो ये है आउटपुट टैक्स होलसेलर का 27। और चूंकि होलसेलर ने जब मैन्युफैक्चरर से परचेस किया था तो मैन्युफैक्चरर ने उस इनवॉइस के अंदर 18 रुपीज का टैक्स चार्ज किया था होलसेलर से, तो ये होलसेलर के एंगल से इनपुट टैक्स है। इस इनपुट टैक्स की क्रेडिट होलसेलर क्लेम कर सकता है, और होलसेलर को सिर्फ इंक्रीमेंटल टैक्स सिर्फ 9 रुपीज ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब होलसेलर ने रिटेलर ने आगे फाइनल कंज्यूमर को जब बेचा तो रिटेलर ने कंज्यूमर से कितना टैक्स चार्ज किया 32.40। ये रिटेलर का आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स में से रिटेलर अपने परचेस के टाइम पर 27 रुपीज की उसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी है, परचेस के बिल में जो टैक्स लग के आया था उसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी है वो लेस कर देगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, सिर्फ इंक्रीमेंटल टैक्स 5.40। ठीक है, अब अगर आप सारे ट्रांजेक्शन्स का टैक्स ऐड करेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया गवर्नमेंट को 18 रुपीज, होलसेलर ने कितना पे किया गवर्नमेंट को 9 रुपीज, रिटेलर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया 5.40। ठीक है, अब अगर इन सबको आप ऐड करेंगे तो वो टैक्स आपका बनता है 32.40। अब आप मैच करेंगे कि क्या फाइनल कंज्यूमर पे भी इतना ही टैक्स बर्डन पड़ा है। यस, 32.40 ये फाइनल कंज्यूमर पे भी टैक्स का बर्डन इतना ही पड़ा है जितना मैन्युफैक्चरर प्लस होलसेलर प्लस रिटेलर ने गवर्नमेंट को टोटलिटी में कितना टैक्स पे किया 32.40। इतना ही टैक्स बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे भी पड़ा है। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स कहा जाता है। अब मतलब जीएसटी कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता है। अब हम जीएसटी की बेसिक बातें समझते हैं। जीएसटी में टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा कराता है, अपनी ओन पॉकेट से पे नहीं करता, वो दूसरे पर्सन से टैक्स चार्ज करके और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। जीएसटी रिग्रेसिव नेचर का है, इसका मतलब रिच और पुअर पर्सन दोनों पर टैक्स का बर्डन
सेम पड़ता है। और जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, मतलब वो गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगता है और गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब ये जो कंज्यूमर है उस पर इस टैक्स का डायरेक्ट पिंच नहीं पड़ता, ये टैक्स डायरेक्ट पिंच नहीं करता कंज्यूमर को। कंज्यूमर क्या सोचता है, मैंने गुड्स और सर्विसेज की प्राइस का पेमेंट किया है, जबकि उसके अंदर टैक्स भी शामिल था। और लेकिन जीएसटी लगने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन वाइडर टैक्स बेस है कारण ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगता है। और जीएसटी लगाने से सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है कारण हम डीमेरिट गुड्स जैसे पान मसाला वगैरह पर ज्यादा टैक्स रेट लगा सकते हैं, इसलिए सोशल वेलफेयर को भी जीएसटी प्रमोट करता है। अब बात करते हैं जीएसटी का इंडिया में लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में। फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 1954 में, और उसके बाद अब तक तकरीबन 160 कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है। और जीएसटी इंडिया में अप्लाई हो चुका था कब से, 1 जुलाई 2017 से, और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी कब से अप्लाई हुआ, 1 जुलाई 2017 से। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कब अप्लाई हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई हुआ 8 जुलाई 2017 से। जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। पहला बनाया गया सीजीएसटी एक्ट 2017, इसके थ्रू सीजीएसटी चार्ज किया गया, और एसजीएसटी के लिए स्टेट्स को पावर दिया गया कि आप अपने लिए खुद का एसजीएसटी एक्ट अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग बनाएं। ठीक है, तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने स्टेट्स के लिए अलग अलग एसजीएसटी कानून पास करेंगी, और ये पावर दिया गया हर स्टेट को। और सबसे पहले इंडिया में कौन से स्टेट में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, तेलंगाना में। उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा एंड बिहार, इन स्टेट्स में जीएसटी जल्दी इंप्लीमेंट हुआ था, इन्होंने जीएसटी को जल्दी अडॉप्ट किया था। अब जम्मू एंड कश्मीर में एसजीएसटी एक्ट पास हुआ था 30 जून 2017 को। अब इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, देखिए सीजीएसटी एक्ट बना तो सीजीएसटी लगा, एसजीएसटी एक्ट बनाए स्टेट्स गवर्नमेंट ने तो एसजीएसटी लगा। अब इंडिया में तो यूनियन टेरिटरीज भी है, तो यूनियन टेरिटरीज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कहलाती है प्योर यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। ऐसी इंडिया में पांच प्योर यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाई नहीं होता है और वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट करती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके अलावा लक्षद्वीप, और अब ये पूरा नाम है एक ही स्टेट का, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही स्टेट है। फिर लद्दाख, और लद्दाख के अलावा चंडीगढ़, लद्दाख और चंडीगढ़ ये प्योर यूनियन टेरिटरीज हैं। ये प्योर यूनियन टेरिटरीज है, तो यहां पर यूटीजीएसटी एक्ट बनेगा, और यूटीजीएसटी एक्ट 2017 बना यहां पर, और उसके थ्रू कौन सा टैक्स लगाया गया, यूटीजीएसटी। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, मतलब वो है तो यूनियन टेरिटरीज लेकिन वहां स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, इसलिए हम उनको डीम्ड स्टेट्स कह सकते हैं। वहां पर एसजीएसटी एक्ट पास हुआ, और एसजीएसटी एक्ट बनाकर वहां पर क्या चार्ज किया जाएगा, एसजीएसटी। तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर गवर्नमेंट ने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इसलिए उन्होंने है भले ये यूनियन टेरिटरीज लेकिन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और उन्होंने क्या पास किया, एसजीएसटी, और एसजीएसटी एक्ट पास हुआ, उसके थ्रू कौन सा टैक्स लगाया गया, एसजीएसटी टैक्स लगाया गया। अब इंडिया में ड्यूअल सिस्टम है। ड्यूअल सिस्टम का मतलब क्या, ड्यूअल सिस्टम का मतलब है ये टैक्स गुड्स पे भी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा। ठीक है, लेकिन ड्यूअल टैक्स का सिस्टम क्या होता है कि सेंटर को भी उस गुड्स और सर्विस के ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने का पावर है, और सेम ट्रांजैक्शन पर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को भी टैक्स लगाने का पावर है। इसे हम कहते हैं ड्यूअल जीएसटी। और जीएसटी
सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंपोज करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इंपोज करती है सेम ट्रांजैक्शन पर। सेम ट्रांजैक्शन चाहे गुड्स का है चाहे सर्विस का है, उसपे सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। इसको बोला जाता है ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट। अब जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स कहा गया है। देखिए, जो जहां पर जिस स्टेट में फाइनल कंज्यूमर होता है, एसजीएसटी का पैसा उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलता है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, जिस स्टेट में फाइनल कंज्यूमर रहता है, जहां पर फाइनली वो गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन हुआ है, उस स्टेट को एसजीएसटी का पैसा मिलता है। ठीक है, इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स कहा जाता है और ये गुड्स और सप्लाई दोनों के ट्रांजैक्शन पर लगता है और बदले में कंसीडरेशन रिसीव होना मस्ट है। गुड्स और सर्विस का कंसीडरेशन रिसीव होना मस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट पास करके सीजीएसटी लगाया और स्टेट गवर्नमेंट और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, वहां की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एसजीएसटी एक्ट पास करके एसजीएसटी लगाया और जो यूनियन टेरिटरीज हैं विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पर उन यूनियन टेरिटरीज के लिए पास हुआ यूटी जीएसटी एक्ट। ठीक है, और उसके थ्रू कौन सा टैक्स लगाया गया? यूटी जीएसटी। अब सुनिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन, सप्लाई का ट्रांजैक्शन, गुड्स और सर्विस की सप्लाई का ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में है, तो उसे ऐसे सप्लाई के ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस का सेम स्टेट में हुआ है तो उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन। और ऐसा कब होगा? जब जो सप्लायर की लोकेशन है एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस, एलओएस और पीओएस अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होंगे तो हम उसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन। और इंट्रा स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन होगा तो सीजीएसटी प्लस आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। अब लेकिन अगर गुड्स और सर्विस की सप्लाई का ट्रांजैक्शन अगर दूसरे स्टेट में आउटसाइड स्टेट किया गया है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। और इसमें क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर एलओएस और प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होगा। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो एलओएस और पीओएस सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है तो वो सिचुएशन में एलओएस और पीओएस डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होगा। ठीक है, अब जीएसटी आने के बाद से कौन से टैक्सेस खत्म हो गए इसकी बात करते हैं। जीएसटी आने से पहले कुछ टैक्सेस थे जिनको खत्म किया गया जीएसटी लाने के लिए। तो ऐसे सेंट्रल लेवल के कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी आने से खत्म हो गए? टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी। पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो खत्म हो गई। हालांकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ गुड्स पर अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ये जीएसटी आने से खत्म हो गई। और एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मेडिक्लिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, ये वाली एक्साइज ड्यूटी भी जीएसटी आने से खत्म हो गई। और पहले सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस के ट्रांजैक्शन पर, सर्विस की सप्लाई पर सर्विस टैक्स लगता था, वो भी जीएसटी आने से खत्म हो गया। और इसके अलावा जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते थे तो उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी लगती थी या स्पेशल सीवीडी, सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी, वो भी जीएसटी आने से ये सेंट्रल लेवल का टैक्स खत्म हो गया। इसके अलावा पहले हम दूसरे स्टेट से कोई गुड्स परचेस करते थे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स, वो भी खत्म हो गया। और कुछ सेंट्रल लेवल के सरचार्ज और सेस जो गुड्स और सर्विस के रिलेशन में लगते थे वो भी खत्म हो गए। तो फर्स्ट कॉलम में हमने पढ़ा कुछ सेंट्रल लेवल के टैक्सेस जीएसटी आने से खत्म हो गए। अब सेकंड कॉलम में हम पढ़ते हैं कुछ स्टेट लेवल के टैक्सेस जो जीएसटी आने से खत्म हो गए। वेट और सेल टैक्स, वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वो जीएसटी आने से खत्म हो गया। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वही खत्म हुआ है, जो लोकल बॉडीज लगाती हैं वो खत्म नहीं हुआ है जीएसटी आने से। स्टेट लेवल वाला एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी आने से खत्म हुआ है, लोकल बॉडीज अभी भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही हैं। इसके अलावा लग्जरी टैक्स जो होटल इंडस्ट्री पे लगता था वो भी खत्म हो गया जीएसटी आने से। और
लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे भी टैक्स लगता था, वो जीएसटी आने से खत्म हो गया। एंट्री टैक्स, दूसरे स्टेट से परचेस करते थे तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पर एंट्री टैक्स भी लगता था, वो जीएसटी आने से हट गया। और एडवर्टाइजमेंट पे भी टैक्स लगता था, जीएसटी आने से खत्म हो गया। और कुछ स्टेट लेवल के सेस और सरचार्ज जो गुड्स और सर्विस के रिलेशन में लगाए जाते थे, वो भी जीएसटी आने से खत्म हो गए। लेकिन गुड्स के इंपोर्टेशन और एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर अभी भी कस्टम ड्यूटी तो लग रही है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रही है। अब जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि जीएसटी वैल्यू एडिशन पर लगाया जाएगा। देखिए मैन्युफैक्चरर ने कितना वैल्यू एडिशन किया था, 100, तो जीएसटी इस पर 18% लगा, 18 रुपए। होलसेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया था, 100 रुपीज का परचेस करके 150 में सेल किया था, तो 50 रुपए उसने वैल्यू एडिशन किया था। 50 रुपए पे 18%, 9 रुपए टैक्स होलसेलर गवर्नमेंट को पे कर रहा था। और रिटेलर ने परचेस किया था 150 में और कंज्यूमर को बेचा 180 में, उसने अपना 30% 30 रुपीस वैल्यू एडिशन किया था। तो टैक्स लग रहा है वैल्यू एडिशन पर, हर कोई अपने अपने वैल्यू एडिशन पर टैक्स का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है जो किस पे लगाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करने पे भी। पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग करने पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब जीएसटी लगेगा। और सेल करने पर पहले वैट और सेंट्रल सेल टैक्स लगते थे, अब जीएसटी लगेगा। कंजम्पशन यानी गुड्स और सर्विस की सप्लाई फाइनल कंज्यूमर को करने पे भी जीएसटी लगेगा। और जीएसटी में टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, वो हमने इस एग्जाम्पल में समझा था। देखिए मैन्युफैक्चरर को कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली, 0, मैन्युफैक्चरर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिली। लेकिन होलसेलर को 18 रुपीज उसके परचेस पे जो टैक्स लग के आया था और सेल वैल्यू पे जो टैक्स बन रहा है 27 होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स है और इनपुट टैक्स है 18, तो 27 माइनस 18, तो ये जो 18 लेस हुआ इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हर कोई क्लेम कर रहा था। जैसे होलसेलर ने 18 रुपीस, होलसेलर ने 18 रुपीस की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की, रिटेलर ने 27 रुपीस की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की, इस तरीके से। और मैन्युफैक्चरर ने 0 रुपीस की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की। तो हर सप्लाई की पूरी चेन में जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, हर पर्सन को अपने परचेस पर लगे हुए टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। किसके अगेंस्ट मिलेगी, जो वो अपने कस्टमर से सेल वैल्यू पर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के पेमेंट में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है और हर स्टेज पर हर पर्सन को डिफरेंशियल या हम बोले इंक्रीमेंटल टैक्स का ही पेमेंट करना होगा। अब आगे बात करते हैं, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। जीएसटी में टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता है। इस एग्जांपल पे हमने नोटिस किया कि फाइनल कंज्यूमर पर ही टैक्स का बर्डन पड़ा। देखिए सब लोगों ने, मैन्युफैक्चरर प्लस होलसेलर प्लस रिटेलर ने कितना टैक्स चार्ज किया था, 32.40, और फाइनल कंज्यूमर पे भी फाइनल सारा का सारा टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पर ही शिफ्ट हो गया। सारा का सारा टैक्स बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे ही शिफ्ट हो जाता है जीएसटी में। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जीएसटी में टैक्स का बर्डन पूरा का पूरा फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता है। अब लेकिन जीएसटी में टैक्स की कास्केडिंग नहीं होती, नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है, इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग होना। लेकिन जीएसटी में कास्केडिंग नहीं होगी। ये कास्केडिंग कैसे होती थी, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कि पहले कास्केडिंग कैसे हो जाती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लग जाता था जीएसटी आने से पहले। देखिए पुराने सिस्टम में सपोज वो पर्सन मैन्युफैक्चरर है और उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स है 100, वो मैन्युफैक्चरर है तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता था 12.36%। कितना, तो 100 रुपीज पर 12.36% कितना हुआ, 12.36, टोटल हो गया 112.36। अब
जब ये गुड्स सेल करता, अपना ही ओन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सेल करता, तो फिर वेट लगता। अगर अपने ही स्टेट में सेल करता, सपोज वेट की रेट 14.50%, और सुनिए ये वेट किस पे लगता था, वैसे लगना तो इस 100 पे चाहिए, लेकिन इस 100 पे नहीं लगता था, इस टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू पे लगता था, जिसकी वजह से क्या होता था, टैक्स वाले कंपोनेंट पे भी दोबारा टैक्स लग गया। तो इस तरीके से 112.36 इस पे टैक्स लग जाता था, 14.5% वेट लग जाता था, और फाइनल कंज्यूमर को कितना गुड्स कितनी वैल्यू पर मिलता था, 128.65। अच्छा, अगर वो पर्सन ट्रेडर है तो कैसे कास्केडिंग हो जाती थी, टैक्स के ऊपर कैसे टैक्स लग जाता था। ओल्ड सिस्टम में जीएसटी आने से पहले वैल्यू ऑफ गुड्स सपोज 100 और दूसरे स्टेट से परचेस किया गया है वो गुड्स, तो फॉर एग्जांपल 4% जीएसटी लगा, 4 रुपया, और टोटल वैल्यू हो गई 104। अब ये दूसरे स्टेट से गुड्स परचेस करके लाया है और अपने स्टेट में बेच रहा है, तो वेट लग रहा है 14.5%। लेकिन सुनिए, ये वेट टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू 104 पर लग रहा है, तो 104 का 14.50% हो गया, टोटल आपका गुड्स की वैल्यू हो गई 119.08। इस तरीके से क्या हो रहा था, टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू पर दोबारा टैक्स लग रहा था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। लेकिन जीएसटी आने से ये कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। कैसे समझते हैं, देखिए, जीएसटी आने से कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। वैल्यू ऑफ गुड्स सपोज 100, और जब वो गुड्स परचेस किया गया तो उस पर 18% इनपुट टैक्स लग के आया, तो परचेस का इनवॉइस कितने का आया, 118। अब यही गुड्स सेल किया जा रहा है तो कस्टमर से आउटपुट टैक्स 18% चार्ज किया जा रहा है। 18% किस पे चार्ज होगा, 150 पर। मैंने क्या माना, परचेस हुआ 100 पर, और इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया गया, वैल्यू एडिशन किया गया, और सेल वैल्यू रखी गई है 150 रखी गई सेल वैल्यू, इस पे 18% आउटपुट टैक्स लगा, और आउटपुट टैक्स 150 का 18% हो गया 27। कस्टमर को वो गुड्स मिल रहा है 145 में इनवॉइस वैल्यू। लेकिन ये जो पर्सन है, ये आउटपुट टैक्स कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, 27, और अपने परचेस पर लगे हुए टैक्स की इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी 18 रुपीज की, और वो इंक्रीमेंटल टैक्स ही गवर्नमेंट को पे करेगा। इस तरीके से प्रीवियस स्टेज पर सफर्ड टैक्स की, मतलब परचेस के वक्त उस पर क्या टैक्स लगा था, इसकी क्रेडिट मिल जाती है सेल वैल्यू पे जो आउटपुट टैक्स बन रहा है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो सिर्फ इंक्रीमेंटल टैक्स ही पे करना होता है, इसलिए यहां पर कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं हुआ। जीएसटी में चूंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने का सिस्टम है, इसलिए टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अब समझते हैं हम जीएसटी आने से पहले क्या पुराने सिस्टम में क्या कमियां थी, डेफिशिएंसीज क्या थी, कमियां क्या थी पुराने सिस्टम में। पहला पॉइंट, डबल टैक्सेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन। कई बार क्या होता है, गुड्स और सर्विस में बहुत ही थिन डिफरेंस होता है, हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं कि ये गुड्स है या सर्विस है। ऐसे काफी ट्रांजैक्शन थे, सिर्फ 2 एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे सॉफ्टवेयर के ट्रांजैक्शन को पुराने सिस्टम में जीएसटी आने से पहले सर्विस माना जाता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले लेती थी सर्विस टैक्स के नाम से, और फिर उसी ट्रांजैक्शन पर उसी सॉफ्टवेयर को स्टेट गवर्नमेंट गुड्स मानकर फिर दोबारा टैक्स ले लेती थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही ट्रांजैक्शन को गुड्स का भी ट्रांजैक्शन मान लिया गया, उसी ट्रांजैक्शन को सर्विस का भी ट्रांजैक्शन मान लिया गया, और ऐसा रेस्टोरेंट सर्विस के केस में भी होता था। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस के केस में क्या होता था, उसे गुड्स मान के भी टैक्स लग जाता था और उसे सर्विस मान के भी टैक्स लगा दिया जाता था। तो कई बार क्या होता है, गुड्स और सर्विस में डिफरेंशिएशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, और उस रीजन की वजह से उसे गुड्स मान के भी टैक्स लगा दिया जाता था और सर्विस मान के भी सर्विस टैक्स लगा दिया जाता था। पुराने सिस्टम में यह कमी थी। और जब गुड्स मैन्युफैक्चर होता था, कोई मैन्युफैक्चरर है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता और बेचता, तो उसे एक्साइज ड्यूटी भी लगानी पड़ती, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती, और वेट भी लगाया जाता था। अभी हमने एग्जांपल देखा, लेकिन उस केस में कास्केडिंग हो जाती थी। अभी इस एग्जांपल में देखिए, हमने ये बात समझी थी, ये मैन्युफैक्चरर है, इसने एक्साइज ड्यूटी भी इसको पे करनी है, और इस टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू पर दोबारा टैक्स लग गया वेट के नाम से।
तो इस केस में कास्केडिंग हो जाती थी और प्रीवियस स्टेज पर सफर टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से अब जो दोबारा टैक्स लगा वैट, वो सेल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी पे लग जाता था। अब पुराने सिस्टम में जीएसटी आने से पहले वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया गया था। सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था और गुड्स पर वैट लगता था। जीएसटी में क्या है, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, जीएसटी ही लगेगा। अब पुराने सिस्टम में अगर मैं दूसरे स्टेट से माल खरीद कर आता था तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी, वो क्रेडिटेबल नहीं था, तो सीएसटी नॉन क्रेडिटेबल था, सीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती थी। एक डीलर दूसरे स्टेट से गुड्स परचेस करके लाता तो उसको सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स परचेस करते टाइम पर पे करना पड़ता था, और वही गुड्स वो रीसेल करता तो फिर अगेन उसको वेट पे करना पड़ता। अगर वो सेम स्टेट अपने स्टेट में सेल कर रहा है, इंट्रा स्टेट सेल कर रहा है तो वेट लगता था, और दूसरे स्टेट में सेल करता तो फिर सीएसटी लगता। लेकिन सेल करते वक्त जो टैक्स लग रहा है उसके पेमेंट में परचेस करते वक्त जो टैक्स लगा था उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। इस तरीके से सीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी, सेंट्रल सेल टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी। ये पुराने सिस्टम में डेफिशिएंसी थी। अब बात करते हैं कि कुछ एडिशनल टैक्सेस और थे जिसकी वजह से कास्केडिंग हो जाती थी, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था, जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्सेस लगते थे और फिर उन टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू पर दोबारा टैक्स लग जाता था। कास्केडिंग हो जाती थी पुराने सिस्टम में, इसलिए गवर्नमेंट को सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल सिस्टम लाना पड़ा और उसे नाम दिया गया जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी आने से बेनिफिट क्या हुए वो समझते हैं। जीएसटी में कॉमन टैक्स रेट रखी गई, कॉमन प्रोसीजर रखा गया, सारे स्टेट्स में कॉमन प्रोसीजर रखा गया और इकोनॉमिक बैरियर हटाए गए। देखिए पहले सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स लगता था तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। मैं दूसरे स्टेट से माल खरीद के लाता तो और अपने स्टेट में लाके बेचता या दूसरे स्टेट में बेचता तो मेरा जो आउटपुट टैक्स होता उसके पेमेंट में मेरे को मेरे परचेस पे लगे हुए टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, मैं दूसरे स्टेट से भी परचेस करूंगा तो आईजीएसटी लग के आएगा और आईजीएसटी जो परचेस और गुड्स और सर्विस पे लगा है उस आईजीएसटी की क्रेडिट मिलती है आउटपुट टैक्स के पेमेंट में। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक बैरियर पूरी कंट्री में कोई भी नहीं है। मैं दूसरे स्टेट से खरीदूं या अपने स्टेट से गुड्स और सर्विस खरीदूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दूसरे स्टेट से खरीदते थे, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स, उसकी क्रेडिट मिलती नहीं थी, तो लोग क्या प्रेफर करते थे, अपने ओन स्टेट में परचेस करना, क्योंकि परचेस पर वेट लगता और फिर बेचते वक्त जो आउटपुट वेट लगता, आउटपुट वेट के पेमेंट में इनपुट वेट की क्रेडिट मिल जाती थी। तो लोग क्या प्रेफर करते थे, अपने स्टेट में परचेस कर लें तो क्रेडिट मिल जाएगी और दूसरे स्टेट से परचेस करेंगे तो सेंट्रल सेल टैक्स सीएसटी लगेगा जिसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट बाउंड्रीज बन गई थी कि अपने ही स्टेट में परचेस करो तो अच्छा है, दूसरे स्टेट से परचेस करेंगे तो सीएसटी लगेगा, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी जीएसटी आने से सहारा मिला है। इससे गुड्स की प्राइसेस कम होंगी और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा मेक इन इंडिया को, और जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो कोई भी डीलर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा और एक्सपोर्ट्स हमारे इंप्रूव हो जाएंगे और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। जीएसटी जब आया था इस सोच के साथ आया कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जीएसटी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब जीएसटी आने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया और एक्सपोर्ट बढ़ गए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई। कारण जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म है उसकी वजह से उस बिजनेस में एंटर होने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और गुड्स की प्राइसेस कम हो जाती है तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है, कंट्री की जीडीपी बढ़ जाती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में इजीनेस आ गई। जैसे सिंपल गवर्नमेंट ने बहुत लिमिटेड टैक्स रेट्स रखी और कुछ एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस किए और मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को कम किया। अलग अलग तरीके की टैक्स रेट लगती थी पहले, वो सिस्टम खत्म हो गया और इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। और
गवर्नमेंट को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने में सर्टेनिटी हो गई। गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन करने का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और वो पूरी ऑल ओवर इंडिया सेम पैटर्न रखा गया क्लासिफिकेशन का सिस्टम कि हम गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स रेट लगाई जाएगी। अब समझते हैं गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी अच्छा यूज किया जीएसटी इंप्लीमेंट करते वक्त, ताकि जो टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट के बीच में सारे ट्रांजैक्शन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और अब अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी ऑनलाइन हो जाता है, और रिटर्न फाइलिंग करनी है, रिफंड क्लेम करना है तो वो भी ऑनलाइन हो जाता है, टैक्स पेमेंट करना है वो भी ऑनलाइन हो जाता है। तो इस तरीके से सारे काम ऑटोमेटेड हो गए जीएसटी में। और पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट में जा जाकर काम कराने पड़ते थे। रजिस्ट्रेशन कराना है तो डिपार्टमेंट में फिजिकली प्रेजेंट होके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, रिटर्न फिजिकली सबमिट करने पड़ते थे। लेकिन जीएसटी आने से ये सारा सिस्टम खत्म हो गया और ह्यूमन इंटरफेरेंस एलिमिनेट हो गया। ये सारा काम ऑनलाइन होने लगा और कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हो गई। जीएस पहले क्या होता था, अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे, तो अलग अलग उन टैक्सेस में गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि आप इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करो, दूसरे टैक्स के लिए दूसरे तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते थे और तीसरे टैक्स के लिए तीसरे तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते थे। तो मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग का पहले सिस्टम होता था, वो अब जीएसटी में जरूरी नहीं है। इस तरीके से आपके रिसोर्सेस कम लगेंगे बुक कीपिंग में और मैन पावर भी कम लगेगा। ये जीएसटी आने से बेनिफिट हुआ और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ। कैसे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है, प्रीवियस स्टेज पर सफर टैक्स की आईटीसी मिल जाती है तो इंक्रीमेंटल टैक्स कम पे करना पड़ता है और पुराने काफी सारे सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गए और जीएसटी आ गया। जीएसटी आने से टैक्स बेस वाइडन हो गया, टैक्स का दायरा बढ़ गया और टैक्स की कंप्लायंस लोग अपने आप करने लगे आईटीसी क्लेम करने के चक्कर में, और टैक्स का बर्डन उस वजह से कम हो गया। और अल्टीमेटली एक एवरेज डीलर जो इंडस्ट्री, ट्रेड और एग्रीकल्चर एरिया में काम कर रहा है उसको बेनिफिट मिला। और कास्केडिंग के जो इल इफेक्ट थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, जीएसटी आने से वो कास्केडिंग इफेक्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि जीएसटी में प्रीवियस स्टेज पर सफर टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है, इसलिए कास्केडिंग नहीं होती है। और जो स्मॉल ट्रेडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी जीएसटी आने से फायदा मिला। पहले क्या होता था, ओल्ड सिस्टम में पुराने कानून जो एक्साइज और वैट वगैरह होते थे, उसमें किसी भी डीलर का अगर टर्नओवर 5 लाख या 10 लाख से ज्यादा होता था तो ही उसको रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी हो जाती थी। लेकिन जीएसटी में इन सारी कंडीशंस को रिलैक्स किया गया है और रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रखी गई है, जो पुराने कानूनों में 5 लाख, 10 लाख हुआ करती थी। और जीएसटी में एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन हुआ और कुछ स्मॉल डीलर्स जो है उनको कंपोजिशन स्कीम का भी फायदा मिलेगा। ये कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जीएसटी से रिलेटेड कुछ कॉमन पोर्टल हैं। पहली पोर्टल का नाम है gst.gov.in और दूसरी पोर्टल है ई-वे बिल gst.gov.in। इन दोनों को बोला जाता है जीएसटी कॉमन पोर्टल। पहली पोर्टल हम पढ़ते हैं gst.gov.in। ये एक वेबसाइट है जो जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क ने डेवलप की। जीएसटीएन क्या है, कंपनी में सेक्शन 8 की कंपनी है, नॉन प्रॉफिट मोटिव से बनाई गई है। जीएसटीएन सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, ताकि टैक्स पेयर को एक यूनिफॉर्म इंटरफेस मिल सके और सेंटर और स्टेट्स के लिए कॉमन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम इस जीएसटीएन कंपनी का है, जो सेक्शन 8 की कंपनी है। अब ये जो जीएसटी पोर्टल है वो उसको एसेस कौन कर सकता है, टैक्स पेयर एसेस कर सकता है, या टैक्स प्रोफेशनल, सीए, टैक्स एडवोकेट, मतलब टैक्स प्रोफेशनल भी उसको इंटरनेट पर एसेसिबल है। और जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए विद इन डिपार्टमेंट जो इंटरनेट होता है ना, उसको इंट्रानेट बोलते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए जीएसटी की पोर्टल एसेसिबल है इंटरनेट पर, लेकिन टैक्स ऑफिसर्स के लिए वो जीएसटी की पोर्टल एसेसिबल है इंट्रानेट पर। और ये लिंक प्रोवाइड करती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को, लिंक कर देती है सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पेयर और बैंक और अदर स्टेक होल्डर्स को भी आपस में कनेक्ट कर देती है। और
ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है टैक्स पेयर से और वो अपनी रिपोर्ट देता है टैक्स प्रोफेशनल को, टैक्स प्रोफेशनल अपना रिटर्न फाइल करता है और वो रिटर्न मिलता है टैक्स ऑफिसर्स को, और वो टैक्स ऑफिसर्स ने ये जो जीएसटी की पोर्टल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो आगे पास ऑन करते हैं अकाउंटिंग अथॉरिटीज सेंटर और स्टेट की, और बैंक को भी इन्वॉल्व किया जाता है, कारण कोई भी पर्सन टैक्स का पेमेंट बैंक की साइड से जीएसटी की पोर्टल पर करता है। तो सारे स्टेक होल्डर्स जो भी है उनको आपस में लिंक कर दिया गया है। और शुरू में ये जो जीएसटी की पोर्टल है ये सिर्फ 3 सर्विसेज देने के लिए बनाई गई कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी में तो आप इस पोर्टल पे कर सकते हैं, आपको टैक्स का पेमेंट करना है या रिटर्न फाइल करना है इसी पोर्टल पे आके आप अपने सारे काम कर सकते हैं। तो जीएसटीएन के फंक्शंस क्या हैं? ये रजिस्ट्रेशन में फैसिलिटी देता है टैक्स पेयर को, इसके अलावा रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जैसे ही रिटर्न फाइल होंगे वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। और एक बात और सुनिए, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो उस पर आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर करते हैं, तो उसका सेटलमेंट भी जीएसटी की पोर्टल कर देगी कि कितना पैसा आईजीएसटी का सेंटर के पास जाए, कितना पैसा स्टेट के पास जाए। और फंड ट्रांसफर के मामले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंड ट्रांसफर भी होगा। अब ये फंड ट्रांसफर क्या है, ये इस तरीके से समझिए, अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है एसजीएसटी की और वो आपने अगर आईजीएसटी के पेमेंट में यूज की, आपके पास एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है और आपने आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज की है, तो इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा फंड ट्रांसफर करेगी। ठीक है, पहला मामला ये। दूसरा मामला, अगर आईजीएसटी की क्रेडिट है और वो एसजीएसटी के पेमेंट में कोई बिजनेसमैन यूज करता है, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगी। ठीक है, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बिजनेसमैन को अलाउ है और वो यूज करेगा। अगर वो एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज करेगा, बिजनेसमैन को तो अलाउ किया गया है कि यस आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर करेगी। इस केस में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगी, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगी। कुल मिलाकर जब एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो या आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो, वहां पर फंड ट्रांसफर के मामले बनेंगे। और जीएसटी के पोर्टल टैक्स पेमेंट जो भी हुआ वो ऑथोराइज्ड बैंक से क्रॉस टैली करेगी, मैचिंग करेगी और एक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट की जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास जाएगी। उस टैक्स पेयर के रिटर्न की इंफॉर्मेशन सारी कम्युनिकेट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को भी। और टैक्स पेयर के प्रोफाइल का एनालिसिस किया जाएगा, ये जीएसटी की पोर्टल करेगी और मैचिंग की जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अवेल की गई, कितनी रिवर्स की गई, कितनी रिक्लेम की गई, इन सबका हिसाब किताब ये जीएसटीएन की पोर्टल मेंटेन करेगी। तो जीएसटी की ये कौन सी पोर्टल है? gst.gov.in। अब समझते हैं दूसरी जिसको कॉमन पोर्टल ही कहा गया है, ई वे बिल gst.gov.in। ये पोर्टल भी गवर्नमेंट ने बनाई है और बट इसको मैनेज कौन करता है? एनआईसी। एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो कि किसके अंडर में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अंडर में होता है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ये मैनेज करता है इस ई वे बिल की पोर्टल को। ये ई वे बिल क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो इस पोर्टल पर आकर जनरेट किया जाता है। कोई भी पर्सन मूवमेंट ऑफ गुड्स करना चाहता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स करना चाहता है तो उसको इस पोर्टल पे आके ई वे बिल जनरेट करना होगा, कारण जब वो गुड्स का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी जगह पर होगा तो बिल के साथ, इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी गुड्स के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं जीएसपी और एएसपी। जीएसपी मतलब जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर और एएसपी क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अब जीएसपी और एएसपी क्या काम करते हैं ये समझते हैं। देखिए जीएसटीएन जो पोर्टल है सेक्शन 8 वाली कंपनी, वो कुछ आईटी कंपनीज या आईटी इनेबल सर्विस कंपनीज या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं और उनको काम असाइन कर देते हैं कि आपको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के रूप में काम करना होगा। तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, आईटी कंपनीज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं, जैसे एट प्रेजेंट एनएसडीएल और
ये जो जीएसपी हैं वो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो टैक्स पेयर यूज करे और जीएसटीएन की पोर्टल से इंटरेक्ट कर पाए उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी टैक्स पेयर अपने इनवॉइसेस की डिटेल अपलोड कर पाए, रिटर्न फाइल कर पाए और जीएसटी रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनका यूज कर पाए। ठीक है, और इसके लिए ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं, अलग अलग यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाते हैं। और ये बनाने के लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेते हैं और ये लिंक की तरह काम करते हैं। टैक्स पेयर और जीएसपी के बीच में लिंकेज एस्टेब्लिश करते हैं कौन? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर तो कमर्शियल कंपनीज होती हैं और जो एक बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेशंस यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करती है। अब जीएसपी और एएसपी में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। एएसपी जीएसटीएन से अप्रूव्ड नहीं है और उनका जीएसटी पोर्टल पर कोई सिक्योर्ड कनेक्टिविटी डायरेक्टली उनको नहीं मिलती है। जीएसटी के पोर्टल पर सिक्योर्ड कनेक्टिविटी सिर्फ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर मतलब जीएसपी को मिलती है। हाँ, एट प्रेजेंट कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ आईटी कंपनीज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी ऐसी हैं जो जीएसपी और एएसपी दोनों के रूप में काम कर रही हैं। अब हम समझते हैं जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करने पड़े, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ा 246A और इसमें जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने का पावर गवर्नमेंट्स को दिया गया। इसमें क्या बोला गया? पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को पावर दिया जाता है। पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है कि वो सीजीएसटी का कानून पास करे और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को पावर दिया जाता है कि वो एसजीएसटी के कानून पास करे। ठीक है, और लेकिन पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया जाता है कि वो आईजीएसटी से रिलेटेड कानून बना पाए और वो आईजीएसटी किस पे लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। लेकिन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीएसटी जिन पर जीएसटी कब आएगा कि कोई जीएसटी काउंसिल कोई डेट नोटिफाई करेगी, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी तब से आएगा। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अभी जीएसटी नहीं है। जीएसटी काउंसिल जब भी डेट नोटिफाई करेगी तब से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रेड जिसको हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल होता है। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिन पर एट प्रेजेंट अभी तो जीएसटी नहीं है, बट हाँ जीएसटी काउंसिल फ्यूचर में कोई डेट नोटिफाई करेगी तो इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर तब से जीएसटी आ जाएगा। अब एक नया आर्टिकल 269A और इंसर्ट किया गया कि इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगाने का पावर किसको मिलेगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा आईजीएसटी लगाने का पावर। और आईजीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसकी शेयरिंग होगी। उसकी शेयरिंग कैसे होगी, उसका मैनर भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। और एट प्रेजेंट क्या होता है, आईजीएसटी का जो पैसा कलेक्ट होता है 50% सेंटर और 50% स्टेट में शेयरिंग हो जाती है। अब जब कोई भी गुड्स और सर्विस इंपोर्ट होगी तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। कोई भी गुड्स और सर्विस इंपोर्ट होगी उसे इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन माना जाएगा और उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। पहले क्या होता था, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी लगती थी जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत लगाई जाती थी। अब उस सीवीडी की जगह आईजीएसटी लगेगा, मतलब गुड्स इंपोर्ट करने को भी इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन माना जाएगा और इस पर आईजीएसटी लगेगा। अब एक बात मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि अगर आपकी आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो जाती है या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो जाती है तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे को फंड ट्रांसफर करेगी। ये मैंने बताया था कि अगर एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगी, या आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगी। अब समझते हम पार्लियामेंट को एक एक्सक्लूसिव पावर और दिया गया कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई के कनेक्शन में, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन किया जाए इसके प्रिंसिपल्स बनाने का पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को दिया जाता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन
इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, वो डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल्स नोटिफाई करने का पावर पार्लियामेंट को दे दिया गया इस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल नंबर 269A। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी काउंसिल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के तहत बनाई गई? 279A। आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का फॉर्मुलेशन किया प्रेसिडेंट ने। ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट फोरम है ये, यहां पर जिसको जीएसटी काउंसिल कहा गया, और जीएसटी काउंसिल बनाने का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया। और जीएसटी प्रेसिडेंट ने 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल फॉर्मुलेट कर दी। अच्छा, जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर हैं, 33 मेंबर है, और वो 33 मेंबर के अंदर एक है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि चेयरमैन होगा इस जीएसटी काउंसिल का। इसके अलावा सेंट्रल लेवल का एक और पर्सन जो कि चेयरमैन नहीं है लेकिन जीएसटी काउंसिल में मेंबर के रूप में काम करेगा, है वो सेंटर का, उसको क्या, वो उसकी पोस्ट क्या है? वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। तो ये दो लोग तो हो गए आपके सेंटर के। अब स्टेट के हमें पता है टोटल 28 स्टेट हैं, और 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है, तो उनको डीम्ड स्टेट माना जाएगा। तो टोटल स्टेट हो गए आपके 31। अब यहां से भी मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे इस जीएसटी काउंसिल में। तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन अलग अलग स्टेट्स, और ये जो यूनियन टेरिटरीज है विद स्टेट लेजिस्लेचर, यहां से इनके मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे इस जीएसटी काउंसिल में, मेंबर के रूप में काम करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर हो गए 33, उसमें से 2 हो गए सेंटर के, और बाकी 31 हो गए स्टेट्स और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है। टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए आपके 31, ये 2, ठीक है, टोटल हो गए आपके 33। अब एक वाइस चेयरपर्सन का भी अपॉइंटमेंट होगा, और ये इन 31 स्टेट मेंबर्स में से अपने चॉइस के हिसाब से ये इलेक्शन करवाएंगे कंडक्ट, और उसके हिसाब से वाइस चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में टोटल कोरम कैसे बनेगा, मतलब मीटिंग कब हो पाएगी? कोरम होना चाहिए मिनिमम, तो 1/2 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। कोई भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोरम रिक्वायर्ड है 50%। अब जीएसटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? मेजोरिटी से होगी। मेजोरिटी कैसे, कौन सी वाली मेजोरिटी? एटलीस्ट 75% मेजोरिटी से डिसीजन पास होंगे, और वेटेड वोट्स काउंट होंगे। जितने भी मेंबर प्रेजेंट है, वोट कर रहे हैं, उनके वेटेड वोट्स काउंट होंगे। अब वेटेड वोट्स कैसे काउंट होंगे ये समझते हैं। देखिए, पहले सेंटर के जो पर्सन हैं टोटल 2, उसमें से प्रेजेंट कितने हुए? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2 में से 2 प्रेजेंट हो गए, इनका वेट कितना माना जाएगा? 2/2। इनका वेट कितना माना जाएगा? 1/3। तो 2/2 इंटू 1/3। अब स्टेट के पर्सन्स का कितना वेट माना जाएगा? तो स्टेट्स के जितने भी मेंबर प्रेजेंट थे उसमें से जो भी वोट कर रहे हैं उसका 2/3। तो कुल मिलाकर सेंट्रल का वेट कितना है? 1/3, और स्टेट्स का वेट कितना है? 2/3। ठीक है, इस तरीके से मेजोरिटी जो जीएसटी काउंसिल पर डिसीजन मेकिंग मेजोरिटी से होनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल काम क्या करेगी? जीएसटी काउंसिल कौन कौन से टैक्सेस खत्म होंगे जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। दूसरा, मॉडल जीएसटी का फ्रेमवर्क कैसा होगा, ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। और आईजीएसटी का लेवी कैसे होगा, अपॉर्शनमेंट कैसे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और जीएसटी की टैक्स रेट क्या होगी, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी की टैक्स रेट क्या होंगी, ये डिटरमाइन करना भी जीएसटी काउंसिल का काम रहेगा। और क्या कभी एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है, तो कोई स्पेशल और नेचुरल क्लेमिटी और डिजास्टर हो गया तो एडिशनल फंड, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो क्या कोई स्पेशल रेट और टैक्स लगाकर उसका कलेक्शन हो सकता है, वो डिसाइड करने का काम भी जीएसटी काउंसिल का रहेगा। और जीएसटी में कौन से गुड्स और सर्विसेज एग्जम्पशन के दायरे में रहेंगे, ये डिसाइड करना भी जीएसटी काउंसिल का काम है।
और रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, क्या टर्नओवर 10 लाख के ऊपर हो, 20 लाख के ऊपर हो, 40 लाख के ऊपर हो, रजिस्ट्रेशन कब रिक्वायर्ड होगा, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। और कंपोजिशन स्कीम कब तक ऑप्ट की जा सकती है, वो हम पढ़ेंगे। टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ तक है तो ही आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये 1.5 करोड़ कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। और रिटर्न फाइलिंग कब मैंडेटरी होगी, टर्नओवर कितना अचीव हो जाए कि रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्ड है, तो वो डिसाइड करना भी जीएसटी काउंसिल का काम है। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, और कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी बनाए जा सकते हैं। और भी कोई मैटर जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करे। अब जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैकेंसी रह गई या कोई डिफेक्ट रह गया, जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैकेंसी रह गई या डिफेक्ट रह गया, तो भी जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर जीएसटी काउंसिल के मेंबर के रूप में जिन पर्सन को अपॉइंट करना है, उन मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, तो भी जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं मानी जाएंगी। और कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी रह गई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, तो भी जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात करते हैं। जीएसटी कंपनसेशन सेस की रेट स्पेसिफाई होगी अंडर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट 2017। इस कानून में जीएसटी कंपनसेशन सेस की टैक्स रेट डिसाइड होगी। और ये किस पे लगाया जाता है, लग्जरी गुड्स पर और डीमेरिट गुड्स पर, जैसे पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर मतलब सोडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और मोटर कार पर ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। और क्या ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा और इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा, यस लगेगा। और ये कंप्यूट किस पे होगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पर कंप्यूट होगा। और इसका पैसा कैसे किस स्टेट को मिलेगा, देखिए ये जीएसटी कंपनसेशन सेस किस इंटेंशन से लगाया गया कि अगर किसी स्टेट में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से नुकसान हुआ तो उस स्टेट को उस नुकसान की भरपाई इस जीएसटी कंपनसेशन सेस के पैसे से की जाएगी। तो इसका मतलब क्या, कंपनसेशन उन स्टेट्स को मिलेगा इस जीएसटी कंपनसेशन सेस के पैसे से जिन स्टेट्स में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करने से नुकसान हुआ। अब एक बात और, जीएसटी में है इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट। परचेज के ट्रांजैक्शन पर अगर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा है तो उसकी आईटीसी मिलेगी। वो आईटीसी अगर आउटपुट जीएसटी कंपनसेशन सेस के पेमेंट में ही यूज कर पाएंगे। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस की आईटीसी जीएसटी कंपनसेशन सेस आउटपुट टैक्स के पेमेंट में ही यूज कर पाएंगे। अब हम समझते हैं कि ओवरऑल पोजीशन क्या है। हमने बोला 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं है। और बेचने पर फिर अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट लगेगा, और अगर इंटर स्टेट सेल है, दूसरे स्टेट में सेल है, तो सीएसटी लगेगा। ठीक है, एट प्रेजेंट इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं है। जीएसटी काउंसिल डेट नोटिफाई करेगी, उस डेट से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। अब हम समझते हैं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर तो जीएसटी होगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। कारण जीएसटी में हम पढ़ेंगे सेक्शन 9, उसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, जीएसटी कैन नॉट बी लिविड एट ऑल। लेकिन इस पर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर। और जब ये बेचा जाता है, अगर इंट्रा स्टेट सेल होती है तो वैट लगेगा, और इंटर स्टेट सेल होती है तो सीएसटी लगेगा। और जो ओपियम, अफीम, इंडियन हेम्प, गांजा और नारकोटिक दूसरे नशीले पदार्थ और वस्तुएं हैं, उस पर भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। लेकिन इन पर वैट और सीएसटी नहीं लगेगी, इस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ओपियम और इंडियन हेम्प, नारकोटिक पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी लगेगा। और जो तंबाकू है और तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और हाँ, इस पर जीएसटी भी है। इन सारे गुड्स के अलावा जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं, अगर वो स्पेसिफिकली एग्जेप्ट नहीं किए गए हैं तो उन पर जीएसटी लगेगा। तो इसके साथ कंप्लीट हुआ आपका जीएसटी के इंट्रोडक्शन चैप्टर का रिवीजन।